हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेयरटास्टिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपको सोल्यूशन दूंगी इसके अनसीन पैसेजेस के और उन अनसीन पैसेज में जो ट्रू फॉल्स फिलअप्स या फिर कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके। इसके अलावा इस सैम्पल पेपर में जो ग्रामर पोर्शन है उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस फॉर्मेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनसीन पैसेज सॉल्व करना। इस अनसीन पैसेज को आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। मैं आपको उसको शॉर्ट में समरी बताती हुई चलूँगी, प्लस जो क्वेश्चंस इस अनसीन पैसेज में डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स अलॉट होते हैं किसी भी अनसीन पैसेज या फिर किसी भी क्वेश्चन के लिए, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो सभी बोर्ड्स में सेम होता है। अनसीन पैसेज आपका रीडिंग सेक्शन में आना ही आना होता है एंड CBSE में तो डिस्क्रिप्टिव प्लस फैक्चुअल दोनों टाइप के पैसेज आते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड की वीडियो देख रहे हो, किसी भी बोर्ड का सोल्यूशन कर रहे हो, आपका बेसिक वही रहेगा, आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि तो महाराष्ट्र बोर्ड की है तो और मैं CBSE का हूँ तो मैं इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट 1 क्वेश्चन 1A सीन पैसेजेस, जो आपका 12 मार्क्स का आएगा। एक्चुअली ये जो स्टोरी है एक एस्ट्रोलॉजर की है, जो एक क्राउडेड प्लेस में अपनी दुकान बोलिए या फिर अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको फैला के बैठता है। उसको बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसे बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन जो उसका चार्म है, जो उसका इंचेंटमेंट है वो इतना है कि उसके पास हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है। इतने सालों से वो इस काम को कर रहा है कि अब उसे एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज ना होते वो भी वो सामने वाले पर्सन को देख के समझ जाता है कि ये मेरे पास किस प्रॉब्लम की वजह से आया है। उसने अपना जो हुलिया है वो भी बिल्कुल एक एस्ट्रोलॉजर जैसे बना रखा है, जैसे माथे पे वो भस्म लगाता है या फिर सेक्रेट ऐश लगाता है या सिंदूर लगाता है। एंड मीन्स जहाँ जो प्लेस उसने चूज़ किया है मार्केट में बैठने के लिए वो परफेक्ट प्लेस है, एक सेंटर बोल लीजिए, एक हब बोल लीजिए, जहाँ पे उसको सब देखेंगे ही देखेंगे। एंड जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी लाइफ में, जो हर तरफ से हताश हो चुका होगा, उसके मन में ये आता है कि अरे ये एस्ट्रोलॉजी बेटर, चलो इससे भी पूछ के देख लेते हैं कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो कब सॉल्व होगी। उसके पास कोई अपनी शॉप नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऐसे बैठने की जगह नहीं है, लेकिन बस उस जगह पे वो काफ़ी सालों से बैठता आ रहा है। और लाइटिंग के लिए वो जो शॉप से जो लाइट्स आती हैं, जो गैस सिलेंडर वहाँ पे जलते हैं उनकी जो लाइट्स आती हैं उनको यूज़ करता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपको उसकी शुरू से नॉलेज होनी चाहिए, आपको वो काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरू करना चाहिए। एंड प्लस अपने आप में आप इतने परफेक्ट हो कि सामने वाला ये ना पता लगा सके कि आपको उस काम की कभी ज़ीरो नॉलेज थी एंड अभी भी आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो। तो ये कुल मिला के इस पैसेज की समरी है। एग्ज़ाम में अगर ऐसे कोई पैसेज आपके सामने आता है तो पहले आप उसे 2 या 3 मिनट्स लगा के या 1 या 2 मिनट्स लगा के एक बार ऐसे ही थॉरोली उसको पढ़ना, उसके बाद वापस आप क्वेश्चंस पे जाना, एक क्वेश्चन उठाना, उसको वापस पैसेज में जाके ढूंढने की कोशिश करना। ये एक प्रॉपर वे होता है अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने का। तो अभी हमने पैसेज पढ़ा, इसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछ रहा है A1 स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे। एस्ट्रोलॉजर अपने बिजनेस की प्रिपरेशन एक क्वाइट प्रोफेशनल वे में करता था। बिल्कुल वो उसने जैसे अपना सामान फैलाया हुआ था, जैसे उसने अपना हुलिया बना रखा था, जैसे वो दिखता था, जैसे वो बातें करता था और जैसे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता था, उसके हिसाब से तो वो क्वाइट प्रोफेशनल था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। इसमें पूछ रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर की फिजिकल अपीयरेंस थी, जैसे एस्ट्रोलॉजर दिखता था उसके हिसाब से उसकी ओर कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता था, उसकी ओर कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता था। तो पैसेज में तो दिया हुआ है कि जैसे उसकी अपीयरेंस थी उसके हिसाब से उसके पास बहुत कस्टमर्स आते थे। तो इसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस वॉज बिजी विद अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। यस, हमने पैसेज में पढ़ा है कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स थी, आइसक्रीम सेलर्स थे, वेंडर्स थे और ये सब थे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। फोर्थ देखते हैं, द एस्ट्रोलॉजर स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन हिज स्किल्स। यस, एस्ट्रोलॉजी का जो बिजनेस करने का स्टाइल था वो उसके स्किल्स में बसा हुआ था, उसकी क्षमताओं में बसा हुआ था। इसका आंसर भी आपका ट्रू हो जाएगा। A2 देखते हैं, कंप्लीट द गिवन वेब। अब इस वेब में पूछा है एक्टिविटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजर की 4 एक्टिविटीज लिखनी है पैसेज में से फाउंड आउट करके। तो एक तो इसमें हो जाएगा कि उसका जो एनालिसिस है वो बहुत ऑनेस्ट था, तो एक हो गया आपका ऑनेस्ट एनालिसिस। सेकेंड हो गया रिस्प्लेंडिंग फॉरहेड विथ सीक्रेट ऐश, वो अपने फॉरहेड को सीक्रेट ऐश से रिस्प्लेंडेंट करता था, तो एक आपका फॉरहेड वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसकी डिटेल मैं आपको लिख दूंगी डिटेल में। थर्ड आपका हो जाएगा स्प्रेडिंग ऑफ प्रोफेशनल इक्विपमेंट। यस, उसके जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट है उसको वो इस तरह से स्प्रेड करता था कि हर कोई अट्रैक्ट होता था। एंड फोर्थ आपका हो जाएगा पावरफुल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। A3 देखते हैं, द एस्ट्रोलॉजर वॉज ए shrewd जज ऑफ ए कैरेक्टर, एक्सप्लेन विद सम डिटेल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इसमें आप ऐसे इसको एक्सप्लेन करना इन डिटेल्स को कि कैसे एस्ट्रोलॉजर अपनी दुकान फैलाता था, कैसे वो खुद अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देता था, कैसे उसके बाद जो कॉडी एंड शेल्स होते थे वो इतने अट्रैक्टिव होते थे, कैसे लगता था कि वो रियल एस्ट्रोलॉजर है एंड उसे फ्यूचर की सारी प्रेडिक्शंस आती हैं, वो उसे अच्छी से सब कुछ कुंडली एंड ऑल देखना आता है एंड वो जो भी प्रेडिक्ट करता है, जो भी भविष्यवाणी करता है वो सच होती है। एंड कस्टमर्स को बिलीव था कि उनकी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट करेगा और बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेगा। इसके अलावा वो सामने वाले पर्सन को देख के तुरंत समझ जाता था कि वो किस प्रॉब्लम से उसके पास आया है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो ये काम कर रहा था, तो अब तक उसे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया था कि सामने वाले पर्सन किस समस्या से ग्रसित है। तो ये सब आप शॉर्ट में करके लिख देना। A4 देखते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड, राइट योर व्यूज़। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ये आपको इस पे आपको आपके व्यूज़ लिखने हैं। तो देखिए सबके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, फिर भी मैं एक जनरल व्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँगी, आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं। 5 देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्शन दी हुई है ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। 1 देखते हैं, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। अब ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शंस हैं, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू री राइट द गिवन सेंटेंस एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऊपर जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसका प्रॉपर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको इन चारों ऑप्शंस में से चूज करना है। तो देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट होगा। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, हाउ अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज, वॉट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज, या फिर वॉट रिमार्केबल इन मैनी वेज द प्लेस वॉज। देखिए ऑप्शन तो आपका 3rd या 4th में से सही बैठेगा कि वॉट अ रिमार्केबल प्लेस। ये आप प्रॉपर एक जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आपका होगा वो वॉट से बनेगा, लेकिन वॉट में जो 4th सेंटेंस है उसकी जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो ठीक से नहीं दिया हुआ गया है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। सेकेंड देखते हैं, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कॉरी शेल्स। इस सेंटेंस को आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट बट इट कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कॉरी शेल्स। नहीं, दोनों सेंटेंस आपस में रिलेटेड हैं कि उसके जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट हैं उनमें 1 डजन कॉरी शेल्स कंसिस्ट करते हैं, तो बट से नहीं बनेगा, इसमें हमें कहीं ना कहीं एंड ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड थर्ड ऑप्शन जो आपका है, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट दैट इट कंसिस्टेड, ये आपका फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो हमें बट या एंड यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है तो हम दोनों एंड के ऑप्शन के लिए जाएंगे। सेकंड देखते हैं, ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ डजन कॉरी शेल्स, ये भी ठीक लग रहा है। या फिर ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट हैड कंसिस्ट ऑफ अ डजन कॉरी शेल्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। A6 देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनके सिनोनिम आपको पैसेज में से ढूंढने हैं। तो पहला है आपका वर्ड कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का आपको पैसेज में एक वर्ड दिया गया है ऑब्सक्योर, वो उसका प्रॉपर सिनोनिम होगा OBSQURE, ऑब्सक्योर। सेकेंड है हैंगिंग अराउंड। हैंगिंग अराउंड का आपका सिनोनिम है सर्जिंग, आप उसका मीनिंग चेकआउट कर सकते हैं। सर्जिंग जो वर्ड है वो हैंगिंग अराउंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
थर्ड है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो बिविल्डरमेंट या बिविल्डरिंग आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। एंड फोर्थ आपका है मैजिकल इफेक्ट, जो होगा आपका इंचैंटमेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी वोकैब काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको प्रॉपर सिनोनिम एंटोनिम की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप चैप्टर में से मीनिंग तो देख लेंगे, लेकिन हो सकता है आप 3 या 4 मीनिंग गेस करें उसके, और अगर एक भी आपने रॉन्ग गेस कर लिया तो आपका 1 नंबर फिर गया। तो प्रॉपर अपनी वोकैब पे ध्यान दें, सिनोनिम एंटोनिम लर्न करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। सेकेंड पैसेज देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट एक्टिविटीज गिवन बिलो। ओके, द यंग मैन इन अ सिटी ऑफिस, इसके मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है इस पैसेज में। एक लिफ्टमैन होता है जो लिफ्ट को टॉप से डाउन फ्लोर या डाउन से टॉप फ्लोर कैरी करता है। एक दिन उसके लिफ्ट में एक आदमी आता है जो उससे बोलता है कि भाई मुझे टॉप पे जाना है। तो लिफ्टमैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि टॉप नहीं, आप बोलो मुझे टॉप प्लीज़, मतलब थोड़ी रिक्वेस्ट के साथ बोलो। अब वो दोनों अपनी बात पे अड़ जाते हैं। वो जो पर्सन होता है वो उसे प्लीज़ बोलने को तैयार नहीं होता, और लिफ्टमैन अपनी बात पे अड़ा होता है कि मैं लिफ्ट तब तक ऊपर लेके नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे प्लीज़ नहीं बोलोगे। इसके बाद क्या होता है, दोनों अड़ जाते हैं एंड लिफ्टमैन उसे लिफ्ट से बाहर धक्का दे देता है। अब वो जो पर्सन होता है वो लिफ्टमैन की कंप्लेन कर देता है। अब पैसेज इस बारे में है कि क्या कोई ऐसा लॉ बना है जो किसी पर्सन को इसलिए सजा दे क्योंकि वो दूसरे पर्सन के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा है, उसको धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, उसको फिजिकली असॉल्ट नहीं कर रहा है, केवल उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ अनसिविलाइज्ड फॉर्म में बर्ताव कर रहा है। तो क्या ऐसा कोई लॉ है? तो पूरा पैसेज हमारा इसी पे बेस्ड है कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं कि भाई अगर मैंने आप किसी को पंच किया या किसी को धक्का मार के गिरा दिया तो उसमें कंप्लेन हो सकती है, या फिर मुझे डांट के छोड़ दिया जा सकता है, कुछ फाइन लगा के मैं छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा लॉ अब तक नहीं बना है जो किसी पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर चोट पहुंचे तो उसका कोई कंपनसेशन दे सके। उसके लिए अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बना है, और ऐसे लॉ की नीड हमारी कंट्री को, हमारे पीपल को, या एक वर्ड को, या एक सोसाइटी को कितनी है, इस चीज़ पे इस पैराग्राफ में इम्फेसिस दिया गया है। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि लॉ किसी को प्लीज़ कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये तो एक पर्सन की सेल्फ कंसाइंस होती है कि वो अगर दूसरे से बात कर रहा है तो वो रिस्पेक्ट के साथ ही बात करे। तो यही स्टूडेंट्स पूरे पैसेज में आपको दिखाया गया बेसिकली, एंड इसमें 3-4 एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं तब भी आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी लॉ की तरफ से, क्योंकि ये लॉ बुक में कहीं भी एज अ पनिशमेंट नहीं लिखा गया है। तो ये थे शॉर्ट में समरी। इसके क्वेश्चन देखते हैं। A1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक आउट द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर। 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें पूछा है कि राइटर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है इस पैसेज के थ्रू। फर्स्ट देखते हैं, देयर इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड सिविलिटी। The wound on one's self-respect is more painful than physical wound. One needs to be courteous with a left man. Strict laws can civilize people. देखिए थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि one needs to be courteous with a left man, ये पैसेज का टाइटल तो हो सकता है, लेकिन राइटर की इंटेंशन ये नहीं है। राइटर की इंटेंशन है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगी चोट सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, एंड पर्सन जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट लगी होती है वो ऐसा हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि वाउंडेड लायन हो जाता है, एंड फिर वो उससे बदला लेने के लिए घूमता है एंड ऑल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। A2 देखते हैं, पिक आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ एनी 4। वो एनी 4 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये थोड़े बड़े एग्जाम्पल हो जाएंगे जिनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी। मैं वैसे आपको आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट आपका हो जाएगा, द लॉ डजंट compel me to say please. Second, discourtesy is not a legal offense. Third, there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. And fourth आपका हो जाएगा, discourtesy is not a legal offense. A2 देखते हैं, A3 देखते हैं, the passenger damaged the liftman's self-respect. Support your answer with some facts from the extract. ये guys इसका आंसर आपको ऊपर की 6-7 लाइन से लेके और नीचे की 6-7 लाइन छोड़ के जो बीच का पैसेज है वहाँ पे मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ इंडिकेट करके कि इसका आंसर आपको मिलेगा इस वाली लाइन से, ऑफेंस वाली लाइन से। एंड यहाँ क्वेश्चन देखते हैं A4, व्हाट इफ डिसकर्टसी इज अ लीगल ऑफेंस, राइट योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 30 वर्ड्स। क्या होता अगर डिसकर्टसी एक लीगल ऑफेंस होता, इसके बारे में आपको अपने व्यूज, अपना रिस्पॉन्स 30 वर्ड्स में लिखना है। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। A5 देखते हैं, डू इज डायरेक्टेड, इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। इसमें आपको ये सेंटेंस वापस से बनाना है अनलेस यूज करके। अब देखते हैं 4 ऑप्शंस।
Unless I am physically assaulted, it will permit me to retaliate. Unless I am physically assaulted, it would not permit me to retaliate. Unless I am physically assaulted, it will not permit me to retaliate. And the fourth, unless I am not physically assaulted, it will not permit me to retaliate. अब देखिए unless का मतलब क्या होता है? unless का मतलब होता है जब तक मैं नहीं करूँगा, जब तक मैं नहीं करूँगा। तो इस आपको दिया हुआ है यदि मैं फिजिकली असॉल्टेड हूँ, यदि मैं फिजिकली असॉल्टेड होता हूँ या हूँ, इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, ये मुझे रिटेलिएट करने की परमिशन देगा। दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन अब आप अनलेस यूज़ कर रहे हो, तो अनलेस के केस में आपके जो दोनों सेंटेंस है, अनलेस तो आपका खुद ही नहीं हो गया, जो उसका साथ वाला सेंटेंस है वो भी आपका नेगेटिव ही बनेगा। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है सेकंड वो करेक्ट ऑप्शन है, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट वुड नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वॉयलेंट रिटेलिएशन। इस सेंटेंस को आपको ऑब्लिगेशन वर्ड के साथ बनाना, मीन्स इसको ऐसे बनाना है कि ऑब्लिगेशन लगे। ऑब्लिगेशन का मीनिंग आपको पता है, अभी बता दूंगी तो आप सेंटेंस तुरंत देख लेंगे। तो पहले आप सेंटेंस पढ़िए, फिर मैं आपको ऑब्लिगेशन का मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है द लॉ कैन प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वॉयलेंट रिटेलिएशन। द लॉ कुड प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वॉयलेंट रिटेलिएशन। देखिए यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो अपनी वर्ब्स पे देना है, कैन, कुड, मे, मस्ट। इन चारों में से ऑब्लिगेशन क्या शो करती है? ऑब्लिगेशन शो कौन सी वर्ब करती है? कैन करती है। कैन क्या करती है? कैन तो एबिलिटी करती है। कुड क्या करती है? एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की एबिलिटी बताती है। मे क्या करती है? पॉसिबिलिटी बताती है। और मस्ट क्या होती है? ये ऑब्लिगेशन बताता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वॉयलेंट रिटेलिएशन। A6 देखते हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। फर्स्ट वर्ड है लैक ऑफ कर्टसी, डिसकर्टसी। इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो लैक ऑफ कर्टसी होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिसकर्टसी। फाइट सेकेंड देखते हैं। फाइट विद द फिस्ट्स मीन्स मुक्का मारना, पंच मारना, ये इसका मीनिंग होता है। एंड ये हमें बताता है ऑप्शन में नॉक इट डाउन, नॉक हिम डाउन। जो एक वर्ड यूज हुआ है वो यही होता है। थर्ड अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड का मतलब होता है अनसिविल, ये पैसेज में दिया हुआ है। एंड फोर्थ है एन अटैकर। एन अटैकर कौन होता है? एन असाइलेंट। इसके अलावा अगर आपको कोई और वर्ड इससे मिलता जुलता मिल रहा हो तो आप उसको डिक्शनरी में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अपना थर्ड और लास्ट पैसेज आज का सॉल्व करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट एक्टिविटीज गिवन बिलो। इसमें एक पर्सन दिखाया गया है, इस पैसेज में एक पर्सन है सोपी, जिसको एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है विंटर आइलैंड, वहाँ पे जाना है। मतलब उसकी बिल्कुल गहरी इच्छा है, उसकी विश है, उसका ड्रीम है, कुछ भी कह लीजिए, कि उसके लाइफ का एक ही मकसद है कि उसको एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है विंटर आइलैंड उसमें जाना है। अब वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो होता है एंड जो जेंटलमैन टाइप के लोग होते हैं वहीं वो आ सकते हैं, उन्हीं को एंट्री मिलती है। अब सोपी एक बहुत पुअर फेलो होता है, तो वो क्या करता है, वो 2 बार ट्राई करता है विंटर आइलैंड में घुसने की। पहले बार वो क्या करता है, वो क्लीन शेव होके जाता है, उसका जो कोट होता है वो ट्रिम्ड होता है एंड उसकी जो नीट और ब्लैक बो होती है जो कोट के ऊपर लगाते हैं वो परफेक्ट होती है। लेकिन नीचे का जो पोर्शन सोपी का होता है उसमें उसके शूज़ और पैंट जो है वो टैटर्ड होते हैं। शूज़ जो उसके होते हैं वो पुराने और वॉर्न आउट हो चुके होते हैं, फटे पुराने होते हैं। एंड जो उसकी पैंट होती है वो भी फटे पुराने उधड़ी हुई होती है। लेकिन अपने वेस्ट के ऊपर से सोपी एक जेंटलमैन लगता है, लेकिन कोई उसे अगर वेस्ट डाउन देखे तो वो एक पता चल जाता है कि भाई ये बहुत पुअर फेलो है एंड ये दिस इज समवन फ्रॉम द रोड हु इज़ बैंगिंग एंड ऑल, ये वो एक भिखारी टाइप लगता है। फिर अब एक दिन सोपी क्या करता है, वो ऐसे तैयार होकर जाता है, उसे लगता है कि वो जो टेबल पे बैठ जाएगा तो उसका तो ऊपर का पोर्शन नहीं दिखेगा वेटर को, उसके शूज़ और उसकी पैंट पे कोई ध्यान नहीं देगा। तो वो सोचते कि उस दिन तो मैं खाना खा के भाई वहाँ पे आऊँगा ही आऊँगा और मैं अपना ड्रीम ज़रूर सक्सेसफुल करूँगा, पूरा करूँगा। अब जैसे वो जाता है वेटर उसे देखता है एंड वेटर की नज़र क्या होती है कि उसके फेस से होती हुई उसके शूज़ पे जाके रुक जाती है। वेटर उसे देख लेता है कि इसने जो शूज़ पहने हुए हैं वे फटे पुराने हैं एंड उसकी नज़र उसके पेंट पे भी पड़ जाती है। तो वो क्या होता है, तुरंत उसे साइड में ले जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए बोलता है। तो सोपी फाइनली वहाँ से बाहर आ जाता है, उसका ड्रीम शार्टेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो सोचता है कि मैं एक बार फिर ट्राई करूँगा इस विंटर आइलैंड में घुसने की। फिर वो क्या करता है, एक शॉप पे जाता है जहाँ पे लाइट जल रही होती है एंड उस शॉप का जो लैंप होता है ना, जो स्ट्रीट लाइट होती है, उसको पत्थर से तोड़ देता है। एंड जब बहुत तेज आवाज़ होती है कांच टूटने की, तब भी सोपी वहाँ से भागता नहीं है, वहीं खड़ा रहता है। कुछ पुलिसमैन आते हैं उसके पास, उससे पूछते हैं कि ये किसने किया, ये पत्थर किसने मारा।
तो वो कहता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने मारा होगा? तो पुलिसमैन कहता है कि नहीं, तुमने नहीं मारा होगा, क्योंकि अगर तुम मारते तो तुम यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए खड़े नहीं होते। तो वो उससे पूछते हैं कि वो बताओ वो आदमी कहाँ गया जिसने ये सब किया है। तो सोपी फिर भी कहता है कि नहीं, वो मैंने ही किया है, मैंने ही किया है ये सब। तो पुलिसमैन उसकी बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि सोपी ऐसा हो सकता, उन्हें नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि पर्सन वहाँ थोड़ा ना खड़ा रहेगा उनसे चैट करने के लिए, वो तो भाग जाएगा तुरंत ऐसा काम करके। तो तभी पुलिसमैन को एक आदमी दिखता है जो एक कार को पकड़ने के लिए, मीन्स कार में लिफ्ट लेने के लिए भाग रहा होता है। तो उनको लगता है कि यही वो पर्सन है जिसने ये सब किया है। वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं एंड सोपी 2 बार अपने अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल रह जाता है और उसका दिल टूट जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं A1, सोपीज अटेम्प्ट्स टू गेट इनटू विंटर आइलैंड। अटेम्प्ट 1 में वो क्या करता है, वो क्लीन शेव होकर जाता है, एक ट्रिम कोट पहनता है और एक नीट ब्लैक बो लगाता है और ट्राई टू एंटर द रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट में एंटर करने की ट्राई करता है। सेकेंड अटेम्प्ट में सोपी क्या करता है, सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास ऑफ एन अट्रैक्टिव शॉप विंडो। A2, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। सोपी कुड नॉट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज, सोपी रेस्टोरेंट में एंटर नहीं कर पाता because he was not wearing proper clothes required to enter the restaurant, though he tried to look cultured through shaving and trim coat with a neat black bow, but even it didn't help. A3 देखते हैं, Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. Here the lowest button of his vest upward means the lowest button of his vest upward means he was wearing proper clothes, only his vest upwards. वो केवल अपनी वेस्ट से ऊपर ही प्रॉपर क्लोथ्स पहने हुए था, वेस्ट के नीचे उसने प्रॉपर क्लोथ्स नहीं पहने हुए थे। A4 देखते हैं, इफ़ अ पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, हाउ विल यू रिएक्ट इन सच अ सिचुएशन। अगर कोई पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, जैसे सोपी ने किया स्ट्रीट लाइट को तोड़ के, तो आपका उस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा, ये पूछ रहे हैं, और अपना रिस्पॉन्स आपको 3 या 4 लाइन में लिखना है। तो लिखिएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको। A5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Do is directed. The policeman refused to accept Soapy even as a clue. पुलिसमैन सोपी को एज ए क्लू एक्सेप्ट करने में से मना कर देते हैं। क्यों? 4 ऑप्शन है, इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू को 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, द पुलिसमैन हैड नेवर एक्सेप्टेड सोपी इवन एज ए क्लू, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्टेड सोपी इवन एज अ क्लू, या फिर द पुलिसमैन कुड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। इसमें देखिए आपका थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसमें आपकी डिडंट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये तो आप क्रॉस आउट कर दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा वहाँ पे एग्जाम में अगर ऐसे कुछ ऑप्शन मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तभी आप 1 या 2 जो आपके लास्ट रहेंगे वो उसमें इजीली चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है राइट आंसर चूज़ करने की वो बहुत कम हो जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा ठीक लग रहा है। द पुलिसमैन हैड नेवर एक्सेप्टेड, ये भी हमारा गलत है। अब बचा फर्स्ट या फोर्थ, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, या फिर द पुलिसमैन कुड नॉट, कर नहीं सकता था, कुड नॉट नहीं आएगा कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, सिंपल ये है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे मिस्टेक है, एक्चुअली ये सेकंड क्वेश्चन होगा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, सेड सोपी। अब सोपी की इस स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। Soapy asks if he didn't think that he might have something to do with that. Soapy asks if he didn't think that he might have had something to do with that. Soapy asks if he didn't thought that he might had something to do with that. या फिर Soapy asks if he didn't think that he might had something to do with that. अब यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A6 मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद कॉलम B। कॉलम ए के वर्ड्स को आपको कॉलम बी के साथ मैच करना है। स्ट्रॉल, फर्स्ट देखते हैं स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मीनिंग इनमें से क्या हो सकता है? स्ट्रॉल का मीनिंग होगा आपका बी, वॉक इन अ लीजरली वे। सेकंड देखते हैं डिकेडेंट। डिकेडेंट का मतलब आपका होता है पुराना और फटा हुआ, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। लिम्बो, लिम्बो का मतलब होता है बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। लास्ट कोवेटेड, कोवेटेड का मीनिंग होता है ग्रेटली डिजायर, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा की गई हो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। डी आपका कहीं नहीं चलेगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सॉल्व करेंगे बाकी 4, 5 एंड 6 नंबर के पैसेज। उसके बाद फिर हम उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना राइटिंग सेक्शन, जिसमें हम ड्राफ्टिंग, ईमेल राइटिंग एंड नोटिसिंग ये सब करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।